गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। आज सुबह की आगाज़ अफसोसनाक खबर के साथ बिलाखिर 2-3 दिन से जिस बात के खदशे का इजहार किया जा रहा था और वही हुआ जिसका डर था। वो बदकिस्मत आबदोज जो टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर के बहरे ओकेयानूस की उसकी तह में गई थी, ये जो टाइटैनिक का मलबा था। अब इसकी जो खबर सामने आई है, जो कंपनी है उसने उस आबदोज में मौजूद तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी है। ओशन गेट कंपनी है जिसके थ्रू ये जो टाइटन नामी आबदोज थी जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी और 2-3 दिन से ये कहा जा रहा था कि सबमरीन कह रहे थे, लेकिन ये सबमर्सल है। और दूसरा इसके सीईओ भी, ओशन गेट के सीईओ भी इस जो है सबमर्सल में मौजूद थे, जो कि अफसोसनाक हादसे में अब वो भी नहीं जिंदा बचे। वो भी जिंदा नहीं बचे। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि ये ना इसकी एक हिस्ट्री है। ये जो ओशन गेट के सीईओ थे, जो इनकी वाइफ हैं, उनके जो पेरेंट्स थे, फोर फादर्स थे, वो भी टाइटैनिक हादसे में जाँ बहक हुए थे। तो अब ये जो एक बदकिस्मत हादसा जो आया है उसमें भी ओशन गेट के सीईओ मौजूद थे। दुनिया भर से ताज़ियत की जा रही है और इंतहाई दुख का इजहार किया जा रहा है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहाँ पर 15 यानी कि $2.5 लाख की फ़ीस अदा करने के बाद उसका टिकट लेकर जाते हैं तो उसके बावजूद भी कोई ऐसा मैकेनिज्म देखने को नहीं मिला कि आबदोज लापता हुई 2-3 दिन से, उसका ना सुराग मिल सका। कहीं ना कहीं उसके वो साउंड्स जो थी, उसकी जो आवाज़ तो महसूस होती थी, लेकिन उसको मलबे को देखने में या ढूंढने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे वो। अभी तक जो अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स हैं और जो मेरीन से मतलब जिनको जो समझते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो प्रेशर की वजह से शायद ब्रस्ट कर गई है कि अब ये जो सबमर्सल है इसका मलबा भी जो है वो तलाश करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया कि किसी तरीके से इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अगर रेस्क्यू नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट इनकी लाशें ही इनके अहले खाना को दे दी जाए। जो मलबा मिला है ना, उसमें जो टाइटन नामी जो आबदोज है उसका एक लैंडिंग फ्रेम उसमें वो कुछ मलबे में मिला है, उसका पिछला हिस्सा। तो ये 2-3 चीज़ें मिली हैं, बिल्कुल। और जो अब अगला जो अमल है वो ये इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि जो अफराद मलबे में जो इस टाइटन नामी आबदोज में जाँ बहक हुए हैं उनकी लाशें किसी तरीके से मिल जाएं, उनकी डेड बॉडीज़ मिल जाएं। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि ये बज़ाहिर तो ये अमल नामुमकिन नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के हवाले से जो 2 बिजनेसमैन थे, ख़ासतौर पे शहजादा दाऊद के बेटे और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, तो इन दोनों की जो ताज़ियत, इन दोनों की जो डेथ हुई है इस हादसे के अंदर, यकीनन इंतहाई अफसोसनाक है। और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे वो, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे और बहुत से जो हैं वो मोस्टली द फूड आइटम्स जिनके वो स्टेक होल्डर्स थे। और अभी ये जो उनकी फैमिली की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो कह रहे थे कि सुलेमान दाऊद, और क्योंकि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे थे, और शहजादा दाऊद साइंस फिक्शन इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, साइंस फिक्शन से, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा, और उनकी सारी ज़िंदगी ट्रैवल या साइंस फिक्शन इस तरह गुजरी है। तो साइंस फिक्शन के लिए ही वो ये टाइटैनिक का मलबा देखने पहुंचे थे, लेकिन अफसोसनाक ये हादसा पेश हो गया। खैर, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ इन जो जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन के साथ हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात पाकिस्तानी सियासत की करें। पाकिस्तानी सियासत में हम देखते हैं कि हमारे सियासतदान दुनिया को, लोगों को तो बहुत तरगीब देते हैं, बहुत सब्र का, बहुत जो है ना बर्दाश्त और तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने के भाषण देते नज़र आते हैं, लेकिन हमारे सियासतदानों के जो खुद अपने अमल हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अब आप देखें ना कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, जिनको बड़ा मईशत का गुरु कहा जाता था, जिनको मईशत का गुरु गर्दाना जाता है, अपनी तो उनसे वजारत के हवाले से काम हो नहीं रहे। मईशत का हाल तो हम सबके सामने है, लेकिन वो सहाफ़ी जो उनसे सवाल करते हैं, हमने इससे पहले भी 2 दिन पहले याद होगा आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें इसहाक़ डार साहब जवाब देने से बिल्कुल गुरेज़ां थे। और उससे कुछ रोज़ कबल जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि IMF, जैसे आज सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा जब तक आप जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं IMF हमें किस नहीं देता। उन्होंने तब भी मलबा सहाफ़ी का काम तो आईना दिखाना होता है, लेकिन जो रवैया इसहाक़ डार साहब ने सहाफ़ी के साथ किया और जिस तरह उस पर हाथ उठाया, ये पहले वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करके अंदर नहीं IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो जैसे लोग हैं सिस्टम में
सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या चाहते हो? लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करो। जब ये वीडियो आपने देखी है, इसमें सहाफ़ी इसहाक डार से सवाल कर रहे हैं। अब अगर सहाफ़ी ने सवाल करना है, ये सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी भी है, उसका आईनी हक भी है, उसने सहाफ़ती अपनी ज़िम्मेदारियां भी अदा करनी है। पहले तो ये कि अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मीडिया टॉक हुई है, तब ये सवाल कर लेते। जब वो अंदर सब ब्रीफिंग देकर आ गए हैं और इसहाक डार साहब अगर आ रहे हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन अगर माइक पकड़ के ज़बरदस्ती उनको आंसरेबल किया जाए, आप बताएं, आप जवाब दें, तो इंसान फ्रस्ट्रेट होकर ऐसी हरकत कर देता है। लेकिन जो इसहाक डार साहब है ना, वो गुस्से के हमेशा तेज नजर आए हैं। जर्नलिज्म एथिक्स होते हैं, ये चीजें होती है, नहीं करना चाहिए, बट किसी भी तरह से इनके थप्पड़ जड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप नो कमेंट करें, ठीक है, सहाफ़ियों को सहाफ़त के अपने जर्नलिज्म एथिक्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं और उनके मुताबिक काम करना चाहिए। अगर कोई सवाल नहीं देना चाहता, आप उसे सवाल का 2 या 3 के बाद 2 दफ़ा पूछने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप छोड़ दें, ना लें। बट ये इस तरह थप्पड़ और इसहाक डार साहब का ये कोई रवैया पहली दफ़ा तो नहीं, इससे पहले भी सहाफ़ी सवाल करते हैं, बजाय उसका जवाब देने के। जब जवाब नहीं बन पाता तो उल्टा उन्हीं को वो जो है ना कोसने लगते हैं, उन्हीं को बोलने लगते हैं। तो ये एक मसलन हमारे सियासतदानों का ये रवैया है, ये एक वतीरा है। हमारे सहाफ़ियों को कम से कम देखना भी चाहिए और सियासतदानों को भी देखना चाहिए, दोनों साइड से ऑब्वियसली। और अब जैसे इसहाक डार साहब अगर इग्नोर कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं और बार बार उनके पीछे एक रिपोर्टर भाग रहा है और उन्हें कह रहा है आप जवाब दें, वो कुछ देखें, एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक सहाफ़ियों की भी होती है। ये क्या फ़कीरों की तरह पीछे भागना शुरू कर देना कि हमारा कुछ जवाब दे के जाए, हमारा खबर की तलाश में जो है सवाल आपको लगता है इसहाक डार कभी जो है वो नहीं इसहाक डार कभी खबर देते हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि इसहाक डार खबर वो वज़ीर ख़ज़ाना है, वज़ीर ख़ज़ाना, एग्जैक्टली ठीक है, ये बात आपकी ठीक है कि अगर वो सहाफ़ी सवाल कर रहा है और इसहाक डार साहब जवाब नहीं देना चाह रहे, आप दोबारा ना सवाल करें। बट 2 बार मतलब फेयर है ना, 2 बार कर चुके, अब 2 बार सवाल करें, उसके बाद किसी भी तरह से फिर भी ये जस्टिफाई नहीं है किसी सहाफ़ी के ऊपर आप फिजिकल अटैक करें, उस पर उसको थप्पड़ मारें, उसको बुरा भला कहें। पहले इसहाक डार साहब देखें ना, जब मीडिया टॉक भी होती है तब भी कोई सहाफ़ी इनकी मर्जी के मुताबिक, इनकी पसंद के बरखिलाफ कोई सवाल करता है, तब भी हमने देखा है कि इसहाक डार साहब का रवैया ऐसा होता है। माइक ले लेते हैं, कहते हैं आपका सवाल हो गया है, इस तरह से होता है। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली फिर भी दोनों साइड से अगर आपने, क्योंकि एक रिपोर्टर का काम है आईना दिखाना, तो अगर वो सवाल कर रहा है और फाइनेंस मिनिस्टर जवाब नहीं दे पा रहे, तो आईना तो उसने अवाम को फिर भी दिखा दिया कि उसके सवाल का जवाब एक फाइनेंस मिनिस्टर के पास नहीं है। आगे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना ही कद छोटा किया है इस तरह की नीच हरकत करके कि उन्होंने आगे से थप्पड़ रसीद कर दिया है। खैर आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हम सियासत में ये तो होता ही रहता है। IMF से रिलेटेड जो है वो बात ये करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मौजूद है, जहां पर MD IMF से उनकी मुलाकात भी हुई है और इससे पहले जो है इसहाक डार साहब डोनाल्ड ब्लूम से रब्ता कर चुके, वो कह भी चुके हैं कि आप IMF को रिक्वेस्ट करें कि वो हमें जो है वो ये जो 30 जून से पहले एक किस्त हमें देनी है वो दे दे। और अभी जो पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने यही कोशिश की है कि जो हमें IMF की एक किस्त मिलनी है $2.2 बिलियन की, तो हमें वो किसी तरीके से मिल जाए। फिर वर्चुअल मीटिंग में भी इसहाक डार साहब ने जो इंग्लैंड के एक मिनिस्टर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो भी IMF को हमारे बिहाफ पे रिक्वेस्ट करें, कोई लेटर लिखें कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बुरे हालात में है, तो आप पाकिस्तान को जो किस्त अदा करनी है वो दे दें। दूसरी जानिब IMF का जो 30 जून तक जो उनका एक फ्रेमवर्क सामने आया है उसमें पाकिस्तान किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है कि उसे कोई कर्ज की अदायगी जो एक देना था, उन्होंने एक बहाली प्रोग्राम के लिए हमें एक किस्त अदा करनी थी IMF की जानिब से, वो कोई भी उस एजेंडे का पाकिस्तान हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। और अब इसके असरात क्या होंगे अगर ये किस्त नहीं मिलती है, तो पाकिस्तानी जो हमारी मईशत है, क्या हमारे पास कोई प्लान A भी मौजूद है, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा? इसी पर बात करने के लिए सीनियर माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर ये बताएं कि बज़ाहिर तो लग ऐसा रहा है कि शायद हमें किस्त ना मिले IMF की तरफ से, अगर नहीं मिलती है तो उसके बाद सर उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, कोई ऑल्टरनेट है, दोस्त ममालिक से कुछ कर्ज लिए जाएं या कोई प्लान A भी मौजूद हो, फिर हल क्या होगा इसका? बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए, वज़ीर आज़म ने अपने वफ्द के हमरा पेरिस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग की है। जी। ये बहुत गैर मामूली बात है। एक बड़े इस्लामी मुल्क जो कि जौहरी ताकत है, वज़ीर आज़म के लेवल पर ऐसी चीज़ें नहीं होती। ये काम वज़ीर ख़जाना का होता है, तो इसका मतलब यह है कि कितनी अहमियत है। मगर मेरा ख्याल ये था, ये सिर्फ किस्त के लिए नहीं है। हमारा मसला जो है किस्त का नहीं है, हमारा मसला ये है कि किस्त मिल भी जाए, एक पूरी तो नहीं मिलेगी, तो हमें अगले माली साल में दोबारा IMF से कर्जा लेना है, बड़ी रकम का कर्जा लेना है 3 साल की मुद्दत का। उसके लिए भी तो राह हमवार करनी है, उसके लिए भी तो ताल्लुकात जो है ना बेहतर बनाने हैं, डेडलॉक ना हो जाए। तो मेरा ख्याल ये था कि हुकूमत की कोशिश यही है कि शायद एक किस्त मिल जाए, और लेकिन अगर खुदा न खास्ता ना भी मिले तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा। हमने ऐसे इंतजाम, हमारे दोस्त ऐसे हैं जो उस वक्त तक हमारी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये, मसला हमारा अब ये रहा नहीं है। मसला ये है कि अगले माली साल में अगर कब जाएंगे, हमें किस्त मिल जाती है, आलमी बैंक से भी मिल जाती है, तो क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। असल जो चीज़ हमें कौम को सोचनी है, हमें सोचनी है, वो ये है कि इस वक्त दुनिया में एक नई सर जंग का दौर है, ये न्यू, जिसको हम कहते हैं न्यू कोल्ड वार। इसमें अमेरिका का महवर ये है कि चीन को कंट्रोल करें। तो जो हमारे साथ मुश्किलात पेश आ रही हैं IMF के साथ, उसका ताल्लुक भी इसी चीज़ से है। देखिए, अभी मोदी साहब जो है वो बैठे हुए हैं अमेरिका में। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि उनको सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। एक होता है सरकारी मेहमान जो प्रोटोकॉल से हटके होता है, उसको व्हाइट हाउस में ठहराया जाता है, वहाँ ठहराया गया है। ये बहुत ही गैर मामूली बात है। तो अब अमेरिका ये समझता है कि अमेरिका और भारत मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। वो भारत को चीन के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। भारत बहुत बड़ी कुव्वत बन चुका है, और उसकी एक वजह यह है कि 1994 में जब वो IMF के पास गया था, उसने ऐसा किया था कि हम आइंदा नहीं जाएंगे, हम ये करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब भारत इतनी बड़ी कुव्वत है कि वो भारत को खड़ा करना चाहता है चीन के मुकाबले में। अब चीन खड़ा होता है या नहीं, ये अलग बात है, सॉरी भारत, लेकिन वो अमेरिकी कैंप में चला गया। और आपने देखा कि हमें जो सोचना है, बहुत अहम बात है कि जो अभी उनका मुश्तरका बयानिया है मोदी का और बाइडन का, उसमें वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि आप अपने दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। तो मैं जो चीज़ से इशारा करना चाहूँ, ये मसला सिर्फ माशी नहीं रह गया, ये जियोपॉलिटिकल है। ये अमेरिका को चीन को कंटेन करना की पॉलिसी है, और उसमें भारत को ऊपर लाना और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना, ये उनका मकसद है। ये पाकिस्तानी कौम को समझना होगा। और अभी अगर हमें मदद मिल भी जाती है 2024 में, तो अमेरिका की सियासी शराइत के बगैर नहीं मिलेगी। और वो सियासी शराइत ये होंगी कि पाकिस्तान को जो बुहरान है, जो डिफ़ॉल्ट है, उसको टाला जाए। अगर वो ये समझता है कि अमेरिका पाकिस्तान निकलने में मदद करेगा, तो वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है। वो हमारे बुहरान को टालेंगे। क्यों टालेंगे? ताकि हमें मज़ीद कर्ज़ों में जकड़ कर हमारे सियासी शराइत और माशी शराइत से पाकिस्तान के अवाम में महरूमी का एहसास पैदा किया जाए, गरीब और अमीर का फ़र्क पैदा किया जाए, दो सूबों में ख़ास तौर से एहसास महरूमी को बढ़ाया जाए, जौहरी प्रोग्राम को ख़तरे में लाया जाए, और उन दो सूबों को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलहदगी की राह में की तरफ गामजन किया जाए। ये मकसद होगा हमें अगले माली साल में उसको जो है ना बेल आउट करने का, क्योंकि ये कोई मामूली बातें नहीं है जो हुई हैं इस वक्त। और हम अभी तक सियासी झगड़ों में ही लगे हुए हैं कि उसने क्या कहा है, उसने नहीं कहा। मसला सिर्फ ये है कि क्या हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि 2024 में जितनी भी सख्त शराइत पर हों ले लें, लेकिन क्या ये आखिरी प्रोग्राम होगा? और अगर आप इस्लाहात के लिए शाहिद साहब ये बताइएगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब ये जो प्लान बी हम कहते थे कि अगर हमें IMF से नई भी किस्त मिलती है तो हमारे पास प्लान बी मौजूद है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ हैं इस्लामाबाद की, बड़ा क्लियर अमेरिका को बताया गया है सागदार की जानिब से कि वो चाइना से कट ऑफ टाइज नहीं हो सकते हैं। तो प्लान बी हमारे पास है क्या? चाइना हमारी कितनी हेल्प कर सकता है, या एट द एंड इवेंचुअली IMF ही हमारी मईशत को ठीक करने वाला डॉक्टर है? नहीं, देखिए, मैंने इसका जवाब दे चुका हूँ एक्चुअली। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि अगले माली साल में हमें IMF के पास दोबारा जाना है। उसके लिए चीन नहीं, अमेरिका की मदद की ज़रूरत होगी, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। लेकिन चीन आपको उस प्लान बी ये है कि चीन और दोस्त ममालिक आपको उस वक्त तक मदद करेंगे जब तक आप जो है वो ये माली साल निकल जाए, वो आपको किस्त मिल जाए। उससे ज़्यादा चीन आपकी मदद नहीं कर देगा। लेकिन प्लान बी क्या हुआ फिर, जो बार बार सागदार कहते थे? देखिए ना, वो सियासी बातों, मैंने तो आपको जवाब दे दी। प्लान बी सिर्फ ये है
कि उस वक्त तक पाकिस्तान को डूबने ना दिया जाए, जैसे कि बाद लोग कह रहे हैं कि डिफॉल्ट उस वक्त तक डिफॉल्ट करने से बचाया जाए जब तक हम IMF के प्रोग्राम में आके अमेरिका की सियासी शराइ अपने आप को जो है इस डिफॉल्ट की पोजीशन से अच्छा सर ये बताएं, बिल्कुल सर आपने सही कहा सर, ये बताएं कि अगर IMF ही हमारे हर मरज की दवा होता तो सर 22वां 23वां प्रोग्राम तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मसाइल वही जूं के तू हैं। तो बाकी ममालिक ने सर एक ही 2 दफ़ा प्रोग्राम में गए IMF के, वो तो बाहर निकल आए और अपनी मैशियत उनकी मैशियत उनके पाँव पर खड़ी हो गई। तो सर कहाँ मसला रहा फिर? अगर 22वें 23वें प्रोग्राम के बाद भी हम IMF के मोहताज हैं तो फिर मसला तो कहीं मौजूद है दरमियान में सर, जिसका हल नहीं हो पा रहा हमसे। नहीं, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान आज की तारीख में इंतखाबात से पहले वही फैसला करे जो भारत ने 1994 में किया था। उन्होंने ये फैसला किया था कि हम IMF के पास जा रहे हैं, हमारी मईशत तबाह है, अपने गोल्ड गिरवी रखे थे उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने तेज़ी से इस्लाहात की और 3 साल का अगर प्रोग्राम था तो वक्त से पहले बाहर आ गए। हम जो 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि हम 25वें में भी जाएंगे, 26वें में भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, मैं वजह बता रहा हूँ आपको, हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहें, तमाम हुकूमतें, क्योंकि उसकी आड़ में आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जाता है। पाकिस्तान के ताकतवर तबके, मादलात तबके, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है हम IMF के प्रोग्राम में रहें, क्योंकि उसकी आड़ में अमेरिका से मदद मिलती है, IMF से कर्जे मिलते हैं, बाहर से पैसा मिलता है, उनको मराहत मिलती हैं, उनको कंसेशंस मिलते हैं। तो जब तक लस्ट फॉर मनी और लस्ट फॉर पावर, इक़्तिदार और पैसे का ये खेल पाकिस्तान में चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक अशराफिया है मुल्की, एक बैरूनी अशराफिया है, इनका एक गठजोड़ है। अगर हम ये गठजोड़ तोड़ के आज की तारीख में ये फैसला करते हैं कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल देंगे, अगर ये आप नहीं करते तो मैं कहता हूँ आप 24वें में जाएंगे, 25वें में भी जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बिल्कुल ठीक है आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि पाकिस्तानी हुकूमत तो इस जो सोच के साथ तो कर्ज लेती नहीं है कि हम शायद अगले प्रोग्राम में ना जाएं, बल्कि हम तो सूद की अदायगी के लिए किस्त लेते हैं। बट सर अभी जो एक वज़ीर आज़म जो हैं उनकी ज़ेर सदारत जब इजलास हुआ तो एक फिजिबिलिटी काउंसिल बनाई गई। फिजिबिलिटी काउंसिल में चीफ भी मौजूद थे और इस बात का इयादा किया गया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो पाकिस्तान में आएंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम मईशत के लिए तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स, ये कुछ गेम चेंजर साबित होगा? कुछ सीरियसनेस नज़र आ रही है आपको? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमने एक बॉन्ड फ्लोट किए थे जो अप्रैल में मैच्योर हो रहे हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड्स, इंटरनेशनल, वो $100 का आज आप $50 में खरीद सकते हैं। $100 का $50 में खरीद सकते हैं, जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, गैर मुल्कियों का पैसा है। अब आप मुझे ये बताइए कि आज मैं अगर वो $50 में खरीद लूँ, अप्रैल में आपको पता मुझे कितना मुनाफा मिलेगा? 129%। तो आपके बॉन्ड की तो हालत ये है। देखिए बैरूनी सरमायाकारी लेनी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस वक्त आप इंटेंसिव केयर में हों तो उस वक्त पहले मईशत को बहाल किया जाता है, अपने लोगों का एतमाद बहाल किया जाता है, सरमाए का फरार बहाल किया। ये बहुत अच्छा काम किया है कि बना ली कौंसिल, लेकिन पहले तो आपको ये करना है कि डिफ़ॉल्ट से बचना है। मुल्की सरमायाकारों को कहना है कि पहले वो तो मुल्क में सरमायाकार लगाएं। मेरे पास फ़ोन आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कि जी हाँ हमारे जो रिश्तेदार हैं वो परेशान हैं, हम अपना पैसा बाहर मंगा लें, आपके ख्याल से हम अपना पैसा निकाल लें। पहले तो उसको आप ठीक करेंगे ना, पहले तो कौमी बचतें तो बढ़ाएंगे, पहले तो आप टैक्सों की वसूली तो बढ़ाएंगे। 3 चीज़ें होती हैं, टैक्सों की वसूली, आवाम पर बोझ डाले बगैर इजाफा करना, मुल्की बचतें बढ़ाना और मुल्की सरमायाकारी। जब ये चीजें हो जाती हैं, हाँ। सरकार का फरार रुक जाता है, हाँ। आपका रुपए की कदर मुस्तहकम हो जाती है, तब फिर ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है। मैं आपको एक बात वजह बता दूं, जब आपकी रुपए की कदर गिर रही है तो जो बैरूनी सरमायाकार यहाँ पैसा ला के लगाता है वो जब वापस ले जाएगा तो उस वक्त डॉलर कहाँ होगा? वो तो ये भी तो सोच रहा है ना कि जिन्होंने पैसा लगाया था 154 के रेट पर, अब वो 287 पर आ गया। तो मैं इसका खैर मकदम करता हूँ जो उन्होंने किया है, लेकिन ये बात की चीज थी। पहले तो इंटेंसिव केयर से निकाल के पेशेंट को आप कमरे में तो लेके आए, उसको घर तो दें, उससे पहले ही आपको इलाज शुरू कर दें। तो ये फिर दूसरा एक और सवाल भी है, क्योंकि आपने उठाई दिया है, सवाल ये पैदा होता है कि अगली हुकूमत क्या उसकी पाबंद होगी? और फिर जब ये हुकूमत बदल गई, इलेक्शंस जब हो गए, नई हुकूमत आएगी, फिर तो ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है वो शायद बीच में ही कहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये तो अभी तो बातें हुई है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? पहली बात तो ये है कि 12 अगस्त को जो हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो रहा है, अगर 12 अगस्त को असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं तो ये सारा काम भी रुक जाएगा। तो पहले ये बजट से पहले अगर आप लाते
तो बजट में उसका रिफ्लेक्शन भी तो आता है। आज जो आप बरामदात की बात कर रहे हैं, वो बरामदात बढ़ाने के लिए बजट में तो कुछ भी नहीं है। वो तो बरामदात को आपने नीचे किया है, रेमिटेंसेस को ऊपर किया है। अगर ये संजीदा चीज़ थी तो पहले तो बजट से पहले आनी चाहिए और बजट उसके मुताबिक बनना चाहिए था। दूसरी चीज़, जिस हुकूमत का 2 महीने मुद्दत रह जाए, इस वक्त मसला था कानून साजी करना इस्लाहात के लिए, कानून साजी करना इस्लाहात के लिए, ये है हमारा हल। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका नंबर बहुत बाद में आना था। ये करके आपने जो है अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया अगली हुकूमत। लेकिन एक और भी सोचिए, आप कहते हैं सूबे शरीक हैं। अरे भाई, 2 सूबे जिसमें शरीक हैं वहाँ केयर टेकर्स हैं, उनका मईशत में हिस्सा 65% है, पंजाब और केपी। तो उनकी आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ है उसके अंदर? ये हुकूमत में जाने वाली है, तो आप आगे का सोचें, मुल्क का सोचें। राइट, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो इकोनॉमी ना, वो उसका काम है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रियलिटी बता देना कि हुकूमत कहाँ पर गलत है, कहाँ पर ठीक है, कहाँ उसे बेहतरी लाने की ज़रूरत है। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो यहीं तक होती है, उसके बाद तो हुकूमत का काम है। इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के साथ साथ जिस तरह शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपकी तरजीहात की प्रायोरिटीज़ भी सेट होनी चाहिए कि क्या चीज़ पहले करने वाली है, क्या चीज़ बाद में करने वाली है। खैर अल्लाह करे अब ये जो इकोनॉमिकली ये जो रिफॉर्म्स के हवाले से बातें हो रही हैं, जो काउंसिल भी बनी है, ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे और इसका हाल माजी की तरह काउंसिल्स की तरह ना हो कि किसी किस्म का कोई बातें तो हो जाती हैं लेकिन अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं होता। फिर नई गवर्नमेंट आती है, वो जितने पुराने मंसूबे, जो पुराने फैसले होते हैं उनको वाइंड अप किया जाता है और फिर आगे चल दी जाती हैं। खैर अब ज़रा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। वो इस वक्त फ्रांस के विजिट पर हैं और ये फुटेज अभी हम आपको दिखाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब गाड़ी से उतरे हैं। बारिश हो रही थी, अभी चलेगी, आप देखिएगा कि गाड़ी से उतरे हैं, रेड कारपेट उनको रिसेप्शन दिया गया। तो ऐसे में उनको रिसीव करने के लिए खातून ने छतरी आगे की ताकि बारिश में भीग ना जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब ने छतरी पकड़ी और वो बारिश में छोड़ा और खुद चल दिए और वो खातून बेचारी पीछे पीछे भीगती आ रही है। इस पे बड़े ज़बरदस्त और बड़े मज़े के तबसरे सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। असल में वो गर्ल्स को वैसे भी बारिश पसंद होती है ना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं होती, आप इसको कवर ना करें, वो भीगते हुए करें। उसने कर्टसी में छतरी आगे की और शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए दोबारा दिखाएं जरा। शहबाज शरीफ को वेलकम करने के लिए एक ये दफा फिर खातून से मौजूद थी का मजा लें जरा। और शहबाज शरीफ साहब अब आए हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ को उन्होंने अब्दुल्ला दी है। मतलब वो कंफ्यूज्ड हो गई है कि ये किया क्या है। क्या बेचारी पीएम साहब है, अब कुछ कह भी नहीं सकती, मेहमान थे उनके, मेहमान थे। तो उसने तो ये कोशिश की थी ना कि चले वो भी बारिश में ना भीगें कि वो दे दें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने छतरी पकड़ी है और वो खुद चल दी हैं। असल में बात पता क्या है कि उनको प्रोटोकॉल की आदत नहीं है। सादा से दोबारा बोलिएगा सादा सी शख्सियत है वो। तो उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं लगता कि मेरे लिए एक खातून अम्ब्रेला पकड़ के इस तरह से आ रही है और बारिश में हम दोनों चलते आ रहे हैं, और एक अम्ब्रेला के नीचे अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लड़की के साथ चल के आते तो वो ज़्यादा ऑकवर्ड सीन हो जाना था कि ये दोनों एक अम्ब्रेला के नीचे चल कर आ रहे हैं। नहीं, एक इस वजह से अब वो देखिए कि जिस तरीके से उन्हें हाथ अपना झटका है और वो उन्होंने क्या पकड़ा दिया। ठीक है, मतलब इसमें कोई इतनी अजीब बात नहीं मुझे लगी। इनकी सादगी से ज्यादा ना इनकी मासूमियत पर बात करूंगा। मासूमियत थी उनकी कि जिस तरीके से उन्हें ये लगा होगा कि ये छतरी मेरे लिए आई है, आखिर मैं यहाँ का मेहमान हूँ। और उन्होंने कहा कि एक फीमेल मेरे लिए पकड़े वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा तो मैं खुद पकड़ लेता हूँ। मे बी दैट थॉट कुड बी इन हिज बैक। लेकिन अगर उसको भी अम्ब्रेला के साथ ले आते, बारिश में ना भीगती, वैसे ऑफिशियली ये नहीं होता कि आप उसको अम्ब्रेला में, उन्हें प्राइम मिनिस्टर को कर्टसी का मुजाहरा करते हुए कहना था। अच्छा, जो भी है आप अम्ब्रेला लेकर चले गए, उन्होंने दी, बट फुटेज बहुत मजे की है और सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा इस पर बड़े मजे के तबसरे हो रहे हैं। और इससे बेहतर ये था कि अगर पेरिस के अंदर इतना रिच कंट्री है तो वो 2 अम्ब्रेलास ले आते हैं। चले नेक्स्ट टाइम ये मशवरा आप लाजमी दीजिएगा, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल की जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि जो 9 मई के वाक़यात हैं
उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स पर होगा या फिर वो सिविलियन कोर्ट्स में जो बाकी हैं वहाँ पर ये मुकदमा चलेंगे। जो बेंच तश्कील किया गया था 9 रुकनी लार्जर बेंच, 9 रुकनी लार्जर बेंच वो टूट फूट का शिकार हो चुका है, क्योंकि इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा के बड़े क्लियर रिमार्क्स थे कि जब तक वो प्रोसीजर बिल है उसके हवाले से भी तो जो बनाया हुआ है बेंच, जब तक उस हवाले से कोई फैसला नहीं आएगा तब तक हम ये 9 रुकनी बेंच जो है, इस पर कॉज लिस्ट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पहले रात में कुछ और इशू की गई थी, उसके बाद जो सबसे आखिर वाला केस था उसको सबसे पहले कर दिया गया है। तो उस हवाले से वो एहतजाजन उठकर खड़े हो गए और उसके बाद वो बेंच छोड़कर चले गए, जिसके बाद बेंच टूट फूट का शिकार हो गया। ने 7 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। उस्मानी साहब, सर अब बताइएगा, ये जो बेंच टूटा है अब नया बेंच बना है, अब आप क्या देखते हैं कि आगे फर्दर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा? ख़ासतौर पे इस बेंच के टूटने को आप किस निगाह से देखते हैं? ये बेंच टूटना तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बेंचेस आमतौर से बनती हैं और टूटती हैं, कुछ जजेस रिक्यूज कर लेते हैं अपने आप को, ये कोई नई बात नहीं है। और जिस मकसद के लिए उन्होंने किया था उनका अपना मकसद था फायज ईसा साहब का, लेकिन जो बेंच बनाना, नई बेंच बनाना वो चीफ जस्टिस के वो डिस्कशन पे है। तो खैर वो तो उसकी कोई बात नहीं है। बात ये है कि अब ये जो, लेकिन सर काजी फायज ईसा साहब का जो उस पे जो रिमार्क्स हैं उन्होंने कहा जब तक ये जस्टिस एंड ये प्रोसीजर बिल का कोई फैसला नहीं होता तब तक मेरा जो है ना मौक़िफ़ यही रहेगा, मैं किसी बेंच पे नहीं बैठ सकता। इस बारे सर क्या कहेंगे? वो तो उनका अपने व्यू है कि वो किसी बेंच पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल वो ये समझते हैं, जो कि एक लिहाज से सही भी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चूंकि ये प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर बिल जो था अभी एक्ट बना भी न था और उसके ऊपर उन्होंने उसमें इतनाई सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। अब उसके बाद फिर उसकी सुनवाई नहीं हुई और उस एक्ट में जो तौर तरीके लिखे हैं किस तरीके से बेंचेस बनेंगी, तो उससे तो फैसला हुआ नहीं। तो वो ये समझते हैं कि जो बेंच बनाई गई है उसमें अभी नक्श है और वो जब तक कि वो फैसला ना हो तब तक कोई बेंच चीफ जस्टिस साहब को नहीं बनानी चाहिए, ये उनका अपना मकसद है। बहरहाल वो अपनी जगह पर, वो तो बाद में डिसाइड होगा जबकि फाइनली इसकी हियरिंग होगी। लेकिन फिलहाल जो मसला है सामने, वो 7 रुकनी बेंच के सामने क्या होगा, ये एक नई चीज है जो कि आप आज से शुरू होगा और वो देखना है। राइट सर, ये भी बता दें कि अभी ये मुद्दा भी इस सारे सूरत हाल में उठाया गया कि अगर फैसला 9 रुकनी बेंच सुना देता है और फिर दोबारा अपील की तरफ जाता है ये फैसला, तो अपील में फिर कौन से जजेस होंगे जो कि फैसला करेंगे और फैसला सुनेंगे, और अपील का हक तो फिर सबके पास होता है। तो सर आपको उनकी बात वैलिड नहीं लगती कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है वो कर दिया जाए फौरी तौर पर, ताकि बाकी के मसले हल हो जाएं? ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं उसमें अपील तो होती नहीं। ये प्रैक्टिस प्रोसीजर्स एक्ट जो आ रहा है उसमें ये चीज दी गई है, लेकिन अब तक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील नहीं होती थी। और ये जो एक्ट सुप्रीम प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट है, ये तो अभी तक इस पर सुनवाई हुई नहीं हुई, पूरा फैसला नहीं हुआ जी। तो इस वजह से अभी तक वो पुराने रूल्स रहेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट की जितनी जजमेंट्स होती हैं उस पर सिर्फ रिव्यू हो सकता है। तो अगर जो भी फैसला होगा उस पर रिव्यू हो सकता है और वही जजेस सुनेंगे जो कि ये जो कि पिटीशन सुन रहे हैं। अच्छा सर, इस पर बहुत बहस हो रही है, दोनों तरह की आरा पाई जाती हैं कि ये जो मुकदमे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे, सिविलियन का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। तो सर आप इस फैसले, इस बात को किस निगाह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे कि सर जब इंसदाद दहशतगर्दी की एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स भी मौजूद हैं तो उसके बाद सिविलियन के मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में चलना, क्या इसको इस तासुर में लिया जाए कि ये अदम एतमाद है शायद जो हमारी सिविलियन अदालतें हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, या आप समझते हैं ये चल भी सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है? देखिए बात यहाँ पे ये है कि एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल सिविलियन का ट्रायल जो है, अगर सिविलियन कोई ऑफेंस करते हैं तो इसका ट्रायल सिविलियन कोर्ट के सामने होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स उसका ताल्लुक नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स सिर्फ उनका ट्रायल करती है जो कि मिलिट्री डिसिप्लिन के तहत होती है, और वो लिखा हुआ है आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है और बाकी नेवी एक्ट में भी है और एयरफोर्स एक्ट में भी है कि कौन कौन लोग जो है वो उस
कानून के तहत आते हैं। और जहाँ पे ये मिलिट्री एक्ट जो आर्मी एक्ट है 1952, उसमें ये आप लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में ये सेक्शन 2D रोमन 1(2) है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो शख्स के अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करता है या मिलिट्री के खिलाफ कोई काम करता है और उससे कोई डैमेज होता है, उस सूरत में वो भी उसके खिलाफ भी ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स कर सकती हैं। ये इस एक्ट में लिखा हुआ है। Right. और यही चीज जो है ये चैलेंज की गई है इस पिटिशन में, खासतौर से जवाब खादर साहब की जो पिटिशन है जो पहले चीफ जस्टिस होते थे, उसमें ये चीज आए सामने वो लेके आए हैं कि ये जो सेक्शन है 2D(1 and 2), ये सेक्शन जो है ये इसको तरदम डिक्लेयर किया जाए क्योंकि ये आइन की शरह के खिलाफ। राइट सर, आप खुद भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और आप बड़े अच्छे से हमारे कानून को समझते हैं, जो सूरत हाल है, और अदलिया के निज़ाम को बड़े अच्छे से समझते हैं, जजेस के आपस के रिलेशनशिप को भी समझते हैं। तो हमारे जजेस में जो तकसीम का एक तासुर बहुत ज़्यादा ये पिछले 1-1.5 साल में नज़र आया है। पहले तो ये था कि फ़ैसलों में एक दूसरे से इख्तलाफ होता था, लेकिन कोई इस तरह से ओपनली डिबेट में ये नहीं कहता था कि हमारे जजेस तकसीम है। तो इस तासुर को किस तरह से रद्द किया जा सकता है? बात ये है कि जैसा आपने सही कहा कि जजेस में हमेशा इख्तलाफात होते हैं, हर एक की अपनी अपनी टीम होती है। मुझे मालूम है कि जब जजेस हियरिंग करते हैं, हम मैं प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो हियरिंग करते हैं, अगर दो से ज़्यादा जजेस होते हैं तो फिर उनमें आपस में व्यूज के इख्तलाफ होते हैं, तो आमतौर से वो एक जजेस मीटिंग में बैठ करके वो थ्रैश आउट करते हैं। वो काफ़ी शोर शराबा होता है, सब कुछ होता है, और फाइनली वो एक नतीजे पे पहुँचते हैं। लेकिन जब ये मामला जो जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, ये क्यों हुआ, इसमें क्यों चेंजेस क्यों आए, वो ये वजह है मेरे ख्याल। हमारे कोर्ट जो है उन्होंने जो सियासी केसेस हैं उनको सुनना शुरू कर दिया। उनको नहीं करना चाहिए। अगर जब सियासी केसेस सुनना शुरू कर देते हैं कोर्ट्स, तो उसकी वजह से ये होता है कि हर एक के व्यूज जो होते हैं, सियासी जो व्यूज होते हैं, वो सामने आ जाती हैं। और उन सियासी व्यूज की वजह से जो इख्तलाफात होते हैं, उसकी वजह से ये शिद्दत पैदा हो जाती है इसमें। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें, ये इसी वजह से हुई हैं कि हमारी कोर्ट ने पिछले चंद सालों में जो सियासी केसेस को सुनना शुरू किया है, और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स पर ही मैं बात करूंगा। सर, अब आपको क्या लगता है, या ऐसा मुनासिब होगा कि अगर ये मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होता है, तो ये शफाफियत की बुनियाद पर होगा? वो तो उस पर तो हम सवाल नहीं उठाते, लेकिन सर ये मुनासिब है कि एक जमहूरी मुल्क में हम लोग रहते हैं और हमारी अदालतें मौजूद हैं सिविलियंस की, जब ये वहाँ पर चलता है तो सर फिर अदलिया के किरदार के ऊपर ऑटोमेटिकली सर फितरतन असूलन सवालात तो उठेंगे। तो सर ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हमारे लूप होल्स हैं जुडिशरी के, वो खुलकर सामने तो आएंगे कि आखिर ज़रूरत क्या है इन तमाम तर केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने की। लेकिन दूसरी जानिब से राय ये दी जाती है चूँकि आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ है तो इसलिए चलना ही मिलिट्री कोर्ट्स में चाहिए। दोनों तरह की सर आरा मौजूद हैं। देखिए, आमतौर से जो सिविलियन लॉज हैं वो अप्लाई करते हैं टेररिज्म पे। टेररिज्म जो चीज होती है वो उसमें और मिलिट्री के खिलाफ कोई काम हो, उससे बड़ा फर्क है। टेररिज्म का मतलब ये होता है कि वो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने के लिए कोई एक खास ग्रुप होता है जिसके अपने कोई व्यू होते हैं, सियासी व्यू या मजहबी व्यू, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो चीज़ें तोड़ फोड़ करता है, ये सब कुछ करता है। वो एक फॉर्म प्रोटेस्ट होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे डायरेक्टली अटैक करना, तो वो तो एक किस्म का मुल्क के खिलाफ बात होती है, और उस सूरत में उसको अगर ट्रायल किया जाता है आर्मी एक्ट के तहत, तो उसका इतना गलत नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि उसके लिए भी एक्ट में प्रोविजन हो सकती है और इसको अवॉइड किया जा सकता है, और अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन ये हालात मुख्तलिफ होती है, जबकि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करें, कोई भी करे अटैक, डिलिबरेटली अटैक करे, तो उस सूरत में यकीनन इसकी गुंजाइश पैदा हो जाती है। सर लास्टली मैं चाहूँगी क्विकली आप इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर दें कि जो भी कल्प्रिट्स 9 मई के वाक़े में मुलव्विस तो हैं, वीडियोस में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन विद प्रूफ सामने आ जाता है कि इन्होंने ये सब कुछ किया है,
उनको किस हद तक मिलिट्री कोर्ट्स में सजाएं हो सकती हैं? एक सिविलियन को उसका एक तरह से तो कोर्ट मार्शल ही होगा ना, और अगर वो मुआफ़ी की अपील कर देता है अदालतों से, कहता है कि मुझे मुआफ़ कर दिया जाए आइंदा कभी ऐसी शर्मिंदगी के बाद, तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स के जो जजेस बैठे हुए हैं वो सज़ा ही सुनाएंगे उन लोगों को या फिर मुआफ़ कर सकते हैं? देखिए, ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट है आमतौर से आम लोगों में कि मिलिट्री कोर्ट्स कोई एक बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ होती है, वहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं होती और जो वो फौज का आदमी चाहता है वो हो जाता है। ये तासुर गलत है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फौज में रह चुका हूँ और मैं भी मिलिट्री कोर्ट्स में मैं भी पेश हो चुका हूँ और मुझे मालूम है कि क्या होता है मिलिट्री कोर्ट्स में। मिलिट्री कोर्ट्स का जो सिस्टम होता है जस्टिस का, वो तकरीबन ऐसे ही होता है जैसे कि सिविल को होता है। रूल्स ऑफ एविडेंस जो यहाँ इस्तेमाल होते हैं वो भी वहाँ इस्तेमाल होते हैं और हर एक चीज़ उसी तरीके से चलती है। और उसमें अगर फैसला खिलाफ होता है तो आपको अपील की भी गुंजाइश होती है, जो कि यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पे तो 3 अपीलें हैं, एक तो आर्मी चीफ के सामने, फिर वो हाई कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि अजीब व गरीब चीज़ है, इसमें भी वही इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब। चीज़ है जिसकी क्लैरिटी भी की है कि ये तासुर गलत है कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमा चलते हैं वहाँ पर एक आम सिविलियन को हक अपील नहीं होता, तो ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया है कि वही तमाम तर उसको राइट्स होते हैं सिविलियन कोर्ट्स में उसको मिलते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ क्रिकेट की बात करते हैं और क्रिकेट हमारी अब ऐसे हो रही है जैसे पहली गवर्नमेंट आती थी उसकी जो पॉलिसीज़ होती थी, नई गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को बीच में छोड़ के अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेती थी कि कहीं ये क्रेडिट पीछे वाली गवर्नमेंट ना ले ले, इस वजह से हमने उनके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होने देने हैं। नए सिरे से वो नए इन्वेस्ट करते थे पैसा और उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे। तो क्रिकेट में भी यही हो रहा है। नजम सेठी साहब जब गुड बाय उन्हें कहा गया है तो ज़का अशरफ साहब आए हैं। अब ज़का अशरफ साहब ने कहा है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसको तो एशियन काउंसिल पहले ही रद्द कर चुकी थी। जब पाकिस्तान को मेज़बानी का हक है तो फिर सारे के सारे एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। ये क्या नेपाल जैसी छोटी टीमें सिर्फ पाकिस्तान में खेलेंगी? इस वजह से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसने ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया था और सारे मैचेस यहीं पर होने हैं। मैं जब वापस आऊँगा बैठूंगा तो उसके बाद मैं दोबारा से ये जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया है और इसके जो लूप होल्स हैं उनको मैं देखूंगा। जबकि इस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। रद्द-ए-अमल सामने आया, उन्होंने कहा है कि ये उनका ज़ाती फैसला है लेकिन अब ये मॉडल तय हो चुका है, इसी के मुताबिक चलेंगे। लेकिन ज़का अशरफ साहब का वैसे बहुत बड़ा असूली ये फैसला है, मौक़िफ़ असूली है कि जब मेज़बानी का हक पाकिस्तान को हासिल है तो ये क्या है कि नेपाल, श्रीलंका ऐसी टीम्स पाकिस्तान में खेलें और बड़े मैचेस से पाकिस्तान को महरूम रखा जाए, हालांकि मेज़बानी का हक पाकिस्तान का है। खैर, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ साहब, ये बताएं कि ज़का अशरफ साहब के आने से आपको लगता है कुछ रिव्यू हो सकता है? जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट सामने आई है और बड़ा खुल के उन्होंने इस बात का बरमला इजहार किया है कि पाकिस्तान का हक है मेज़बानी करने का, ये नहीं हो सकता कि बड़ी टीम्स के साथ बाहर खेला जाए और छोटी टीम्स नेपाल जैसी टीमों को पाकिस्तान में खिलाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा कि ज़का साहब ने कहा कि उनका हक है, मैं कुछ माज़ी में लेकर जाना चाहता हूँ कि 2012 में भी पाकिस्तान का हक था कि भारत पाकिस्तान आकर खेले। उस वक्त ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उस वक्त तो उन्होंने उस हक से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए पाकिस्तान की टीम को भारत ले गए और पाकिस्तान की टीम वहाँ पर बाहमी सीरीज़ खेल के आई भारत में जाके। तो हक तो पाकिस्तान का बनता था कि उसने भारत की मेज़बानी करनी थी, लेकिन उस हक से उस वक्त तो उन्होंने न सिर्फ दस्तबरदार हुए बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को उस बेहतरीन क्रिकेट से महरूम रखा, पाकिस्तान को बड़े सरमाए से महरूम रखा और पाकिस्तान की टीम को भारत ले गए। अब जबकि वो ये बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हक है, तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि ये पाकिस्तान का हक नहीं है कि उसने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस एशिया कप की मेज़बानी करनी है? सवाल ये पैदा होता है कि वो ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उसका फैसला या उसको इनिशिएट या उसके ऊपर बातचीत जितनी भी की है वो उनसे पहले वाले चेयरमैन जो कि मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे उन्होंने तमाम मामलात को तय किया था। राइट। ज़का अशरफ ये नहीं जानते हैं कि आज दुनिया में क्रिकेट कैसे चल रही है। आज जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने
के साथ बात करेंगे और एक हाइब्रिड मॉडल जिसके ऊपर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उसको मंजूर कर लिया है और उसकी प्रेस रिलीज भी जारी कर दी, उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे और फिर बाकी मानदा मैचेस आपको न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो आपको ज़रूरत क्या है एक ऐसा मामला जो कि तय हो चुका है उसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करने का। आप उसको नापसंद करते हैं, ज़रूर करें, आप उससे इख्तलाफ करते हैं, ज़रूर इख्तलाफ करें, लेकिन ये कोई अंदरूनी मामला नहीं था पाकिस्तान का कि कराची और लाहौर की क्रिकेट का एक मैच है और उसके ऊपर आपने आकर मीडिया में उस पर अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। आपने उन्हीं लोगों के साथ दोबारा बैठना है, उन्हीं लोगों के साथ आपने रेवेन्यू शेयर करना है, उन्हीं लोगों के साथ आपने क्रिकेट खेलनी है। राइट। तो जब आप किसी को ये कहते हैं कि नाइंसाफ़ी है, तो फिर जो दूसरा आपका बोर्ड है वो ये यकीनी तौर पर ये समझेगा कि उसकी तस्दीक की जा रही है, कि वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, जैसे ज़का साहब 2012 में पाकिस्तान की टीम को भारत ले गए, तो क्या इस वक्त उनको ये सोच क्यों नहीं आ रही है? सिर्फ इसलिए नहीं आ रही है कि जिसने इसका फैसला किया था वो उनसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। तो ये मजमूई तौर पर उनका ये जो ख्याल है, ये जो रवैया उन्होंने या जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने से पहले, वो को इतना हाफिज़ साहब उन्होंने ये भी कहा है कि वो पाकिस्तान और श्रीलंका के हवाले से जो मैचेस हैं, ये जो एशिया कप होने जा रहा है, इसमें कुछ तब्दीलियां भी लेकर आएंगे। किस तरह की तब्दीलियां होंगी और क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी ज़रा बताइएगा। देखिए 5 मैच पाकिस्तान के अभी भी कोशिश कर रहा था कि 5वां एक और मैच भी पाकिस्तान में हो जाए। 4 मैचेस का ऐलान ACC ने किया है, लेकिन पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि 5वां मैच भी पाकिस्तान को मिल जाए। अब वो तब्दीलियां क्या लाना चाहते हैं? अगर वो सारा एशिया कप पाकिस्तान लेके आते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी तब्दीली है, फिर तो यकीनी तौर पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं कि सारा का सारा एशिया कप पाकिस्तान आ जाता है, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात के वो हामिल हैं। और इससे पहले नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल लिया था वो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान था। इससे बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है कि वो सबसे सारे के सारा एशिया कप पाकिस्तान ले आए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो हर कोई उनकी तारीफ़ करेगा। अभी उनके सामने हदफ है, एक बड़ा हदफ है, एक मुश्किल काम है। अगर वो इसको करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि वो तब्दीलियाँ क्या कर सकते हैं, मतलब बाइकआउट कर दें फिर एशिया कप का वो कहें जी कि पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है, हम ये वाला इवेंट नहीं खेलते हैं, चूँकि सारा के सारा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए था और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, इसलिए अब उसकी मेज़बानी आप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को दे। ज़ाहिर है फिर वाई नॉट, फिर तो वाकई में ज़का अशरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करके दिखा देंगे। बट एशिया कप के अलावा जिस तरह से वो नजम सेठी की पॉलिसीज़ को इस तरह ओपनली आकर नाइंसाफ़ी करार दे रहे हैं, तो इसके अलावा क्या चेंजेस वो ला सकते हैं नजम सेठी की गई पॉलिसीज़ में? व्हाट डू यू थिंक PCB के अंदर ऐसे क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए नजम सेठी साहब ने 6 माह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगभग काम किया है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ को बदला, गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ लेकर आए, फिर कुछ तैनातियाँ उन्होंने अंदरूनी तौर पर की, कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने कायम मकाम के तौर पर लगाया, और उसके साथ साथ ये हाइब्रिड मॉडल है। इसके अलावा तो या फिर जो हुए हैं इलेक्शंस हुए हैं मुख्तलिफ रीजन्स में, इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। ये 6 महीनों में उन्होंने एक हाइब्रिड मॉडल है, फिर आपकी सीनियर टीम का कोचिंग स्टाफ है, फिर उसके साथ साथ आपके ये जो इलेक्शंस हैं, तो जो तब्दीलियाँ करना चाहते हैं करें। वो चेयरमैन है, उनका हक है, आइन उनको हक देता है, कानून उनको हक देता है, और उनका गवर्निंग बोर्ड अगर उनकी यकीनी तौर पर वो जो भी करेंगे उसकी मंजूरी देगा आंखें बंद करके, जैसा कि माजी में भी होता आया है। तो इस मरतबा भी वो जो करना चाहते हैं करेंगे, उनकी उसके रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं होगी। हुकूमत उनके साथ है और वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें नामज़द किया है, तो वो जो मर्जी कर ले। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये मौजूदा हालात में जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट 2023 में हम खड़े हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम नंबर 1 बने, हम ये चाहते हैं कि PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बने, लेकिन 21 दिसंबर को पाकिस्तान का चेयरमैन और होता है, 21 जून को पाकिस्तान का चेयरमैन और होता है, ठीक है जी। और ये इन 6 माह के दौरान अगर आप इतनी तेज़ी से बदलते हैं आपके आला अहदेदारान, तो फिर दुनिया में पाकिस्तान का जो पैगाम है वो कोई इतना अच्छा नहीं जाता, क्योंकि लोग फिर ये ज़रूर सोचते हैं कि हम किससे क्या तय करें। और ये क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, क्रिकेट एक बहुत ही पैसा कमाने की एक सनत है, एक इंडस्ट्री है, क्रिकेट स्पोर्ट्स। और इससे आप देखें
कि सिर्फ अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे हुई है तो सिर्फ क्रिकेट की बहाली नहीं हुई है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है थ्रू क्रिकेट। एड्स बनते हैं, नई यकीनन जो दूसरे ममालिक में भी नए- पाकिस्तान दूसरे ममालिक में तो ये है, जिस तरह आपने कहा कि खेल नहीं बल्कि क्रिकेट जो इंडस्ट्री की हैसियत रखती है। इंडिया की मिसाल हमारे सामने है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त का। तो देखते हैं अब ज़का अशरफ साहब क्या इनकलाबी रिफॉर्म्स, क्या इनकलाबी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, ये तो वक्त बाद में ही तय करेगा उनके फैसलों के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आपको बताते हैं कि इंतहाई मतलूब एक बंदर जो था वो अब पकड़ा गया है, जिसको पकड़ने के लिए 21,000 रुपए इनाम भी रखा गया था। बंदर इंतहाई मतलूब? जी जी क्या, बिल्कुल क्या, बिल्कुल क्या, क्या था भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के अंदर ये मतलूब था, ये बंदर, और जिसको पकड़ने के लिए कि जो शख्स भी इसको पकड़ेगा उसको 21,000 रुपए दिए जाएंगे। और उसके अच्छा ये कोई मतलब इट्स नॉट दैट मच एक्साइटिंग। ये खबर ये है कि ये अटैक करता था लोगों पर और इसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो जा भी चुके हैं, हॉस्पिटल जा चुके हैं। अच्छा, और बंदर के सर की जो कीमत है वो 21,000 रुपया रखी गई थी। 20 लोगों पर इसने हमला किया था। दहशतगर्दों के सरों की कीमत तो सुनी होगी, लेकिन दहशतगर्द भारत में हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि भारतीय इंतजामिया जो बंदर को पकड़ने में नाकाम रही और उसके बाद उनको मजबूरन बंदर के सर की कीमत 21,000 रुपया रखनी पड़ी। और उसके बाद जब इसको पकड़ा गया तो फिर उसको थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कि वो ज़्यादा इंजेक्शंस लगाए गए, ज़्यादा उछल कूद ना करे, और उसके बाद इसे पिंजरे में केज में डाला गया और इसको बंद किया गया। लेकिन उसने तकरीबन 20 लोगों पर अटैक किया था और इसको जो है वो पकड़ने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। फिर ड्रोन कैमरे के जरिए इसकी मॉनिटरिंग की गई, ये कहाँ पर है, कहाँ पर मौजूद है। बड़ा खतरनाक बंदर था, बड़ा एक प्रॉपर मिशन किया गया है और उसके बाद जो है वो मिशन इम्पॉसिबल जो है वो कंप्लीट हुआ है और उसके बाद इस बंदर को जो है वो गिरफ्त में किया पकड़ लिया गया। यस जी, पकड़ लिया गया है। अब सुकून हो गया होगा उनको बंदर को पकड़कर। बंदर वो असल में ना ये लोगों पर अचानक सडनली कहीं से आता था और फिर झपट पड़ता था उन लोगों पर, और फिर उसके बाद जाहिर है। अच्छा, भारत के अक्सर शहरों की आप वीडियोस देखें तो वहाँ पर हमारे तो फिर चलो जंगलात में बंदर होते हैं, तो वहाँ पर शहरों में हम देखते हैं कि उनके मंदिरों पर बंदर होते हैं। उसके अलावा अक्सर चहलकदमी दिखाई देती है। कुछ वीडियोस में ऐसे होती है कि घरों में कहीं से खिड़की खुली है तो किचन से जाके चीजें उठाकर बंदर ले जाते हैं। तो वहाँ पर तो बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसके सर की कीमत 21,000 रुपया रखी गई और बिलाखिर तवील मुशक्कत के बाद तमाम वसाइल को बुरोकार लाकर इस बंदर को अब पकड़ लिया गया है। तो इंडिया के बंदरों की तादाद ज़्यादा है ना, तो इनको भी एक माइनॉरिटी का स्टेटस दे देना चाहिए है कि वहाँ पर जहाँ पर इतनी माइनॉरिटीज़ रह रही हैं वहाँ पर बंदरों की भी एक अलग से माइनॉरिटी बन जाए ताकि वो भी अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकें। खैर आगे बढ़ते हैं, और ये तो बात रही कि इंडिया के अंदर बंदर की कहानी। अभी फार्मूला मिल्क जो कि बच्चों के लिए भी है, बुज़ुर्ग जो लोग हैं उनके लिए भी फार्मूला मिल्क जो है ना वो आपको अक्सर टिन पैक में मिलता है और उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी से आप बच्चों को भी बुज़ुर्गों को भी देते हैं। और डॉक्टर्स अक्सर रिकमेंड भी करते हैं जो माँ का दूध नहीं बच्चे पी सकते तो उनको ये फार्मूला मिल्क जो है इस तरफ लाया जाता है ताकि उनके जिस्म की नशोनुमा के लिए जो भी विटामिन्स मिनरल्स उनको चाहिए हैं वो फिर उनको बाहर से फिजिकल फॉर्म में उन्हें दिए जाते हैं इस फार्मूला मिल्क के ज़रिए, एक स्पेशल फार्मूला के ज़रिए कि कौन से मिनरल की कितनी तादाद रखनी है जो कि बच्चों की नशोनुमा के लिए और फिर बुजुर्गों के लिए अच्छा ये हर घर की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। पेशेंट्स को खास तौर पे ये दिया जाता है, बच्चे हों या बुजुर्ग हों तो उनको ये फार्मूला मिल्क दिया जाता है। लेकिन अब जो अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने भारी ड्यूटी और इस पर जो है ना भारी टैक्स जो है ना ख़ास तौर पे लगाने का मुतालबा किया है और ये भी कहा है कि जो इसकी दरामद है फार्मूला मिल्क की जो इंपोर्ट है इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब एक तो पाबंदी की वजह यह भी हो सकती है कि ज़ाहिरी बात है वो इतना महंगा मिलता है, हर घर के इस्तेमाल में होता है, तो इसको आप पाकिस्तान में भी बना सकते हैं, क्या ज़रूरत है इसको बाहर से इंपोर्ट करने की। अच्छा अब एक और चीज़, वफाकी वजारत सेहत की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के हवाले से एक इजलास का मुनक्किद किया गया जहाँ पे इस हवाले से आगाही देना था इससे मुतल्लिक, लेकिन सिर्फ एक सेनेटर जिनमें सेनेटर सहर कामरान साहिबा हैं उन्होंने सिर्फ इसमें शिरकत की और यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी संजीदगी का। लेकिन पाकिस्तान में बच्चों के जो मसनूई दूध की दरामद है उस पर 40 करोड़ डॉलर जो है वो खर्च जाता है। कितनी बड़ी खतीर रकम, एक तो इसको इंपोर्ट करते हैं, जब आप इंपोर्ट करके मंगवाते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी।
बिल्कुल, और यही बात है। और फिर $40 करोड़ के बाद इनको मंगवाया जाता है। एक तो ये कहा गया कि इसकी इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, फिर जब इजलास बुलाया गया तो कोई आया नहीं। और उसके बाद जो सेनेटर सहर कामरान का आपने जिक्र किया है, उन्होंने बड़ी सही बात की है। उन्होंने कहा कि जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, पब्लिकली तमस्खर उड़ाया जाता है। और पब्लिकली अगर बच्चे कहीं पर साथ हैं तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे शेड्स तो बनाए नहीं गए हुए जहाँ पर माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को फीड करवा सकती हैं। और उसके बाद अगर वो कहीं पर ऐसे फीड करवा होती हैं तो बड़ा ऑकवर्डली उन्हें देखा जाता है और फिर हंसी उड़ाई जाती है उनके लिए। तो अगर फार्मूला मिल्क भी जो है वो आपने बंद कर दी है। वो फीडर्स में अक्सर बच्चों के साथ फिर माएँ लेकर आती हैं, कहीं पर उन्हें भूख लगे तो जाहिर है अब ये जितने सैनिटर्स या ये लोग हैं, क्या ये खुद बच्चे नहीं थे या इनके आगे से बच्चे नहीं हैं या उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए इनको ये चीज़ें नहीं चाहिए होती होंगी। लेकिन अब जिस मुल्क में मेडिसिन का रॉ मटेरियल तक बाहर से इंपोर्ट होता है कि बाद में उसको फार्मूलाज या सारी चीज़ें यहाँ से रॉ मटेरियल की तरह इंपोर्ट करके और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। रॉकेट साइंस क्या है? तो दूध बनाने के लिए पर ये इंपोर्ट क्यों हमें करवाना पड़ता है, तो वजह क्या है? तो अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये भी आती है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से, गुज़िश्ता चंद सालों से हमने देखा है कि इस फार्मूला दूध की जो तादाद है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसकी एक तोजी जो है, इसकी जो एक वजाहत है ये भी दी जाती है कि माओ में बच्चों को दूध पिलाने का जो रुझान है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जिसके बाद माओ ने बच्चों को फार्मूला दूध पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि माँ के दूध का कोई भी नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और यही सूरत हाल है। इसी पर बात करने के लिए सेनेटर सहर कामरान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आपने तो इस पर बहुत आवाज़ भी उठाई है और आपने इसके हवाले से बहुत बात भी की है। अब आपने ये जो मुतालिबा किया है और इसके हवाले से जो कहा जा रहा है कि इस मसनूई दूध पर भारी टैक्स लगाया जाए और इसकी दरामद पर जो है पाबंदी आयद की जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या गुफ्तगू हुई इससे मुतल्लिक और क्या कुछ हुआ? कोई फैसला भी हुआ इस पर? ठीक है, बाकी वो एक सेमिनार था, शुक्रिया बहुत बहुत सबसे पहले आपका। एक सेमिनार था जिसके अंदर मैंने अपनी तजावीज़ दी और सबसे ज़रूरी ये है कि आगाही देना, ठीक है, जो कि मैं समझती हूँ कि जब तक बच्चियों को तालीम न दी जाए, जब तक माशरे को जो है वो आगाह न किया जाए, जब तक सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन न प्रोवाइड की जाए, तो इस बात को वो नहीं समझेंगे। अभी भी मैं देखी हूँ कि जब मैंने कहा कि इस पर टैक्स बढ़ा दें तो बहुत से लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं। देखिए, बात यह है, सबसे पहले ये समझना होगा कि जो ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट हैं, BMS, उनके नुकसान क्या हैं। कितने बच्चे हर साल जो है वो 5 साल की उम्र से पहले जो है उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए कि जो माँ का दूध है वो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, माओ को भी और बच्चों को भी। लेकिन इसमें जो है हमारे यहाँ एक मास्टर के अंदर जैसे कहते हैं टैबूज आ जाते हैं कि इसको सोशली जो है वो जो है उस तरीके से एजुकेट नहीं किया गया, और एक मास्टर के अंदर एक ऐसा रवैया आ गया है कि जी वो बच्चियाँ जो है वो कम उम्र में शादी हो जाती है, उनको आगाही नहीं होती, या जो है वो जो माएँ बनती हैं उनको जो है वो समझती हैं कि बच्चों को दूध पिलाएंगे तो शायद उससे जो है उनकी जिस्मानी साख पे कोई असर पड़ेगा, या जो है वो इस तरह का माहौल नहीं होता। तो ये ज़रूरी है सबसे पहले कि आगाही दी जाए, बताया जाए कि अगर आप बच्चे ब्रेस्ट फीड होंगे तो कितनी बीमारियों से जो है वो बच्चे बच, माँ और बच्चा दोनों बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मैडम, ये भी बताइए, जो ये बहुत ज़्यादा जो है वो शिफ्ट हो चुकी है ब्रेस्ट फीड से, लोग जो हैं वो फीडर्स में ये फॉर्मुलेटेड दूध जो है वो दे देते हैं, और डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर देते हैं, डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि आप बच्चों को ये दूध पिला दें। और क्या ये इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि जो फार्मूला मिल्क है वो कोई मयार है कोई जांचने का कि भाई हाँ ये एक्यूरेट है, ये माँ के दूध का नेमुल बदल है? ये तो इस पर तो कभी किसी ने बात भी नहीं कही। देखिए, बात ये है कि बहुत सारी बीमारियां जो है फार्मूला मिल्क की वजह से जो हुई हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अशिया शामिल की जाती हैं ग़िज़ाई तौर पर, वो बाज़ जो है वो बच्चों के अंदर देखें कि बच्चों के अंदर बीमारियां भी होती हैं, बल्कि भी हो जाते हैं बच्चे, और इस तरह से इम्यूनिटी भी उनके अंदर डेवलप नहीं होती, और बहुत सारे बच्चों की जो है ना कम उम्री के अंदर जो है बात हो जाती हैं। तो ये, लेकिन असल जो मैंने बताया ना कि मास्टर के अंदर की क्यों नहीं है, आगाही नहीं है। आगाही कैसे होगी? आगाही ऐसे होगी कि फैमिलीज को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, बच्चियों को सही इंफॉर्मेशन हो, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको सही इंफॉर्मेशन हो,
और जितनी पाबंदी लगाई जा सके, तो मेरा ख्याल है कि पाबंदी लगाना तो शायद बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये कि कम से कम वो लोग जो कि इसको सब इसलिए सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इजीली अवेलेबल है, तो अगर इसको टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो शायद लोग देखेंगे कि ये हमारी रीच पे नहीं है, तो उसके ऊपर से जो है शायद इंसार जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा सेनेटर तो साहिबा, आप जो कि खातून भी हैं, माँ भी हैं, अब क्या आप समझती हैं क्या वजह है, ये रुझान इतना कम क्यों हुआ है? माएँ बच्चों को दूध पिलाने से अक्सर कतराती हैं और फिर फार्मूला दूध की जानिब शिफ्ट किया जाता है, उसके नुकसानात जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपने भी इसका जिक्र किया है। आप क्या इसकी बुनियादी वजह समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि पहली बात ये है कि आगाही नहीं है, दूसरी बात ये कि मैंने बताया ना, जैसे अगर जो है वो इस तरह का नहीं है इंतजाम कि अगर जो है वर्किंग वुमेन है वो बाहर जा रही हैं तो उनके ऑफिस के अंदर तो बच्चों को ले जा सकें, या जो है केयर टेकर का सेटअप हो या अलहदा जगह बनी हुई हो, तो वो फिर कोशिश करेंगी कि जी बच्चे को जो है या तो घर छोड़ जाएं या फीडर बना के छोड़ जाएं और बच्चों को माँ अवेलेबल नहीं होगी, या फिर घर के अंदर अगर जो है समझते हैं कि ऐसा जो है किसी ने इस बारे में नहीं समझाया है या घर के अंदर ज्यादा अफराद हैं और वो एक प्राइवेसी नहीं महसूस कर रहे, तो उस सूरत के अंदर भी कहीं आने जाने के अंदर एक झिझक, एक नेचुरली एक झिझक भी है। दूसरी बात ये कि जो है इस चीज को जब तक देखे ना, कुछ रुझानात होते हैं जो माशरे का हिस्सा होते हैं, तो हमने देखा कि माशरा हमारा कई सालों के अंदर बेसिकली डिटोरिएट किया है। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं तरबियत की कमी है और सही तरबियत की कमी है। तो मैंने उसी के लिए कुछ जो है वो रिकमेंडेशंस दी थी। एक तो रेगुलेट किया जाए प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को, देखा जाए कि जितनी तेजी से निसार बढ़ रहा है, इसकी सेल बढ़ रही है, वो उसकी क्या वजह है। मैम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि यही जो फॉर्मुलेटेड मिल्क है इसके बजाय गाय या भैंस का दूध, जाहिर है बड़े होकर हम भी तो यही दूध पीते हैं, तो क्या बच्चों के लिए वो उसको उस तरह से नहीं किया जा सकता कि इन्हीं को इस्तेमाल किया जा सके? एंड सेकेंडली, पहले जैसे आप बात कर रही थी कि जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए जाहिर है कोई ऐसे डे केयर सेंटर्स तो होते नहीं है कि जहाँ पर उनको ऑफिस के अंदर, हाँ एग्जैक्टली, इस हवाले से कोई रिकमेंडेशन आपने दी है कि पब्लिक प्लेसेस पर, पार्क्स में या किसी अम्यूजमेंट जो ऐसी जगह होती है वहाँ पर ऑफिस के अंदर जो मल्टीनेशनल्स होते हैं? मैंने ये कहा ना कि ये बिल्कुल रिकमेंडेशन दी है, होते नहीं है, सॉर्ट जवाब होने चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है ना। होते नहीं है सॉर्ट जवाब कि नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि नहीं है, होने चाहिए है, ये जरूरी है, ठीक है ना। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत सारी बातें जो है वो सीखने की कोशिश की है और सीख रहे हैं कि अगर आप जाए तो आपको मोटिवेटेड टॉयलेट नजर आएंगे, आपको ये पता है कि ये बेसिक फैसिलिटीज है। इसी तरीके से जहाँ पे माएँ हैं, अब आप देखें कि आपको वॉशरूम में नजर आता है कि जी बच्चों के लिए अलग उन्होंने रखा होता है कि जी ये एरिया है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है पार्क में, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, वर्किंग प्लेसेस के अंदर, इवन घर के अंदर भी प्राइवेसी होनी चाहिए। राइट। और दूसरी बात मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी वजह जो है वो बच्चों की जो इसमें आगाही में कमी है। कम उम्र की शादियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चियाँ पढ़ी लिखी होंगी, अगर इन्फॉर्म्ड होंगी, तो मैं समझती हूँ कि वो ज्यादा बेहतर जो है उसकी हिफाजत को समझ सकेंगी और उसमें ये होगा कि वो खुद अपने लिए राह तलाश कर लेंगी, देख लेंगी कि किस तरीके से अपने आप को फैसिलिटेट करना है। तो लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए बच्चों का, उनको जो हमारा आइन कहता है, तो मैं समझती हूँ कि वो जो है 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं समझती हूँ उससे भी बाद, जब तक तालीम मुकम्मल ना हो जाए। अवेयरनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान साहिबा आपके वक्त का। और यकीनन अगर तालीम के साथ साथ अवेयरनेस भी दी जाए, कम उम्र की शादियां हैं या इसके अलावा ऐसे बेशुमार बड़ी वैलिड रीजंस उन्होंने उठाई हैं कि फार्मूला दूध से अगर इसको ये किसी का इंकरेज करना है, जब पब्लिक प्लेसेस पर अब माओं को दूध पिलाने के लिए स्पेस नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आप उसको इंकरेज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से इस पर हुकूमती सतह पर इक़दाम का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर अभी सूरत हाल ये है कि एक तो ये रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि फिर कोई आया भी नहीं है। अगर सेनेटर सहर कामरान साहिबा की जानिब से ये आगाही एक सेमिनार मुनक्किद करवाया गया था, तो उनके अलावा कोई और यहाँ पर सेनेटर पहुँचा भी नहीं है। तो ये बड़ी एक
अजीब और दुख वाली बात है कि आप इसको बड़ी प्रायोरिटी पर रखते ही नहीं हैं। प्रायोरिटी पर अगर रखते तो इस पर तो सेनेट के अंदर जिस तरह बिल पेश होते हैं अपनी मफाद के लिए, तो फिर इस पर भी इनको सब सेनेटर्स को इकट्ठा होना चाहिए था। बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए था। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट हमने तैयार की है जी। वैसे तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई भी ऐसा मुल्क जिसकी आर्मी ना हो, ये फौज हो के नहीं बगैर सकता। कोई मुल्क हो नहीं मतलब सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो हम जिस तरह देखते हैं कि हर मुहाफिज होती है फ़ौज, उस मुल्क की ज़ामिन होती है, उसकी हिफाजत करने की ज़ामिन होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ पर उनकी आर्मी ही नहीं है, उनकी फोर्सेस ही नहीं हैं। तो इस हवाले से बड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको वो दिखाते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जी सतह समंदर से 9 से 10,000 फीट 500 फीट तक की बुलंदी खूबसूरत वादियां हैं। पाकिस्तान वैसे भी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। अच्छा, और पाकिस्तान वादियां में तो हैं, टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, वैसे तो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बहुत से खदशात पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितने पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। और इसके हवाले से कहा गया है कि हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं, और ख़ास तौर पे आप देखें कि ये पीर मंजाल के जो हुस्न के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान खूबसूरती के लिहाज से दुनिया के उन ममालिक में पाकिस्तान का शुमार है। और पाकिस्तान में सैर व तफरीह के हवाले से जो वसाइल मौजूद हैं, अगर कोई मैकेनिज़्म हो ना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो बेहतर, तो हमारी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सकता है। अच्छा, एक्टिव टूरिज्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और फिर ऐसे खूबसूरत पहाड़, ऊंचे कदावर पहाड़, फिर ऐसी खूबसूरत वादियाँ। अच्छा, बाकी आप देखें जहाँ पर जिन ममालिक को टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है वहाँ पर ये सब मसनूई चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो एक्टिव टूरिज़्म है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। हम जो इतना क्रिस्टल क्लियर बीचेस देखते हैं, बलूचिस्तान के अंदर जाएँ तो वहाँ पर इसी तरह से नीट एंड क्लीन वाटर में आपको सब कुछ नज़र आता है, और गहरे नीले जो है वो पानी है। और फिर उसके बाद जो हमारे कुदरती हुस्न से हम माला माल हैं, उसके बाद यहाँ पर इतने कदावर पहाड़ हैं, फिर ऐसी वादियाँ हैं, झीलें ऐसी जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और मतलब पाकिस्तान वो ब्लेस्ड ममालिक में से था जहाँ पर 4 मौसम जो है वो इस अवाम को देखने को मिलते हैं, वरना दुनिया भर में इस तरह नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अच्छा, चारों कहीं पर बहुत ज़्यादा अलावा सर्दी है। फिर आप देखिए ना, सरसब्ज़ो शादाब खेत हैं, उसके अलावा आसमान से बातें करती पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, मतलब हर तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नवाजा है। लेकिन अब ये जो टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जाती है, उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास इतना पोटेंशियल है, अगर इस सयाहत की सनत को, इसको बाकायदा इस पर फोकस किया जाए तो हम लाखों करोड़ों रुपया इससे कमा सकते हैं। फॉरेन टूर्स के हवाले से लोग दुनिया भर से पाकिस्तान को देखने आ सकते हैं। अच्छा, ये बंजाल जो एक बड़ी खूबसूरत वादी है, यहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने ये बेड़ा उठाया है। अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत मकामात होते हैं, लेकिन जब हमारे लोग वहाँ पर सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप गंद करते हैं, वहाँ पे कूड़ा करकट जो रैपर्स होते हैं उनको वैसे फेंक दिया जाते हैं, तो जिससे उन वादियों का, उन जगहों का हुस्न गहना जाता है। वैसे तो ये जिम्मेदारी हर शहरी की होती है। अगर आप अपनी मुल्क को अपने घर का दर्जा देते हैं, अपना घर समझते हैं, तो कभी भी आप ये गंदगी वहाँ पर नहीं करेंगे। अब वहाँ के नौजवान एक्टिव हुए हैं, उन्होंने इस वादी को साफ़ करने का बीड़ा उठाया है, और ये आप इस फुटेज में भी देख सकते हैं कि सैकड़ों नौजवान हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल से ये एक अच्छी काविश है। इसके हवाले से अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और इससे जो दूसरे लोग आएंगे उनको भी ये पैगाम दिया जाएगा कि जिस तरह आप अपने घर को साफ़ रखते हैं ना, तो इन जगहों को भी, शायद भूल गए हैं, हमने मकामात को भी साफ रखें। फुटेज भी दिखाई थी अपने नाजरीन को कि कैसे फॉरेनर्स आए थे, यस, जो स्विट्ज़रलैंड से फॉरेनर्स आए थे, और फिर उसके बाद वो कूड़ा उठा रहे थे, जो गंद हमने फैलाया था हमारे लोगों ने वहाँ पर उसको इकट्ठा कर रहे थे। बाद में वो वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, और उसके बाद कोशिश की गई, अपील की गई आवाम से कि ऐसे मकामात पर जाएँ तो गंद मत फैलाएँ। मतलब
आप अपने घर को साफ रखते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती, हम अपने घर के अंदर साफ करने के बाद सारा गंद उठा के साइड पर घर के बाहर रख देते हैं, या कूड़े के ढेर हम एक जगह पर लगा देते हैं। एक जहाँ पर कहीं पार्क होता है ना, पार्क के टर्न के साथ आपको हमेशा कूड़े के ढेर लगे नजर आएंगे। तो ये सूरत हाल है। तो इसी तरह से अगर जब ये खूबसूरत वादियाँ हैं, जब अल्लाह ताला ने आपको नवाज ही दिया है ऐसी खूबसूरत वादियों से, ऐसी खूबसूरत जगहों से, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है ना, ये तो एक इंसानी फितरत में है कि आप सफाई का ख्याल रखें, और सफाई जो है वो ईमान का आधा हिस्सा है, निस्फ ईमान उसको कहा गया है। बिल्कुल। और इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए अली शौकत साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं MTBC, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली शौकत साहब आपके वक्त का। अली शौकत साहब, ये जो ख़ास तौर पे बातें हो रही हैं इको टूरिज़्म की और सयाहत के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा ये इको टूरिज़्म क्या है और इसके फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान में किस हद तक काम हो रहा है हुकूमती सतह पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शौकत है, जैसे आपने बताया, आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ MTBC। हम एक हेल्थ केयर IT कंपनी है एंड वी आर लोकेटेड इन बाग आज़ाद कश्मीर। बाग काफ़ी खूबसूरत एरिया है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न जो बेल्ट है पूरी इसके अंदर मौजूद है हम। तो उस वजह से हमारे पास वी आर इन IT, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हमारी होती है। जो लोग टूरिज़्म के लिए बाग आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं या पीर पंजाब के पहाड़ी लोग करते हैं, तो इसके अंदर लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ये एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर ऑल पाइन क्लब बाग और ऑल पाइन क्लब के जो लोग हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में हाइकिंग या टूरिज्म पे काम करते हैं, इन्होंने इको हाइक के नाम से हमारे साथ मिलके एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसमें वी गो फॉर के हाइक ऐसे ट्रैक्स पे की जाएगा कि जो नेचुरल उसकी हैयत है उसको ख़राब ना होने दिया जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए, फूड पकाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कोई वहाँ पे हम गन छोड़ के ना आए, आग के लिए कोई ऐसी चीज़, क्योंकि जंगलात में आप वॉक कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैजर्ड क्रिएट हो सकता है। तो इन तमाम रूल्स को अपने सामने रखते हुए बड़ी एक ऑर्गेनाइज किस्म की एक एक्टिविटी हर साल हम करते हैं। इस साल भी आई थिंक 7 जुलाई से हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट यही लेके आए थे हमारे पास बाग अल्पाइन क्लब के लोग, और माशाल्लाह से इट्स गोइंग वेरी वेल। दिस इज़ वेरी नाइस। ये अच्छा, ये आइडिया आया किस तरह से? मतलब आप लोगों ने खुद से ये लिया, और मुकामी जो इंतज़ामिया है वो आपसे कितना ताउन कर रही है, पब्लिक रिस्पांस कैसा है, और अभी कौन से एरियाज़ जो हैं वो आपने इको टूरिज़्म को प्रमोट करते हुए साफ़ भी किए हैं, क्लियर भी करवाए हैं? जी, इसमें जो हमारी अभी तक कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि पीर पंजाल का जो पहाड़ी सिलसिला है जो इस साइड से अगर रावलाकोट तोली पीर के साइड से स्टार्ट होता है एंड देन इट गोज बियॉन्ड लसडना एंड देन इट गोज टू इस साइड के ऊपर आप आ जाते हैं गंगा चोटी तक। ये सारी वॉक ये तमाम लोग किया करते हैं, 5 दिन का वॉकिंग ट्रैक है ये। इसमें जहाँ पे ये स्टे करते हैं वह लोकल लोग बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं, छोटी छोटी ढोकें हैं बीच में, खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कैंपिंग कर रहे होते हैं। हम जो उसके अंदर फॉलो करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि हम वहाँ पे उसकी नेचर जो भी उसके अंदर मौजूद है उसको ख़राब ना करें। दरमियान में जितने एरियाज हैं जहाँ पे वक्त के साथ जंगलात की तबाही हुई है, लोगों ने दरख्त काट दिए, उसके ऊपर हम काम करते हैं। हम लोगों ने तकरीबन लास्ट ईयर 6000 यहाँ पे पाइन ट्रीज लगाए थे इसी रूट के ऊपर, और इस साल हम एक ये प्रॉपर ये हाइक भी कर रहे हैं 7 जुलाई को। एक और हाइक भी हम यहाँ पे कर रहे हैं 1 जुलाई से। ये 45 डे का ट्रैक है ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स, इट गोज अप टू ताऊ बट तक ये लोग जाएगा, एक ग्रुप है उसको भी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमारा जैसे मैंने थोड़ा सा बताया, हमारा मकसद भी है IT कंपनी, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारा डायरेक्टली टूरिज्म से रेवेन्यू के हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है, बट व्हाट वी डू इज वी सपोर्ट दीज ग्रुप्स जो आते हैं यहाँ पर बाग में, ये लोग आगे जाएंगे वहाँ पे आगे टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो वी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मेक श्योर कि वहाँ पे गंदगी ना छोड़ के आए, जहाँ पे ग्रीनरी का ख्याल रखा जाए, फिर दरख्त लगाने की हमने लास्ट ईयर जो सारी ये एक्टिविटी की, और इस साल भी हमारा इरादा है जब ये बरसात का मौसम शुरू होगा तो हम दोबारा ये जो सारा प्लांटेशन और ये बहुत कैंपेन भी करेंगे। अच्छा अली साहब, ये बताएं, जिस तरह आपने कहा कि इसके हवाले से अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं सफाई को मेक श्योर करें, गंदगी वहाँ पर ना फैलाएं। आप नहीं समझते कि ये तो एक ठीक है, एक उनका अखलाकी तकाजा है, यानी कि मोरालिटी पे बात आती है कि उस जगह का ख्याल रखें आप, अगर आप पाकिस्तान है, आपका घर है,
इसके साथ साथ कोई लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए, कानून साजी भी होनी चाहिए, ताकि इसको बिल्कुल मेक श्योर किया जा सके कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं उसको तो साफ रखें। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर डस्टबिन अगर प्लेस की जाती हैं तो रात को नशाई हजरात उठा कर ले जाते हैं और बेच देते हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कानून साजी की ज़रूरत है। मतलब हम लोग वहाँ पर सैर करने जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उस जगह का हुलिया ही बिगड़ा होता है। बस ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए यकीनन। मैं अपने हिसाब से अगर इसको बताऊं, बाग की जो लोकल अभी पिछले दिनों इलेक्शंस हुए थे और लोकल बॉडीज को पावर ट्रांसफर हुई है, वी आर वर्किंग विद देम। कम से कम इस शहर की हद तक उन्होंने डस्टबिन्स हमें असाइन किया ये टास्क कि आप हमें अगर खरीद के दें तो हम इन जगहों पे लगाएंगे और विल मेक श्योर कि सिटीज डू। तो हम अपने हद तक जितना कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट। और जब लेजिस्लेशन का ताल्लुक है तो आई 100% एग्री कि इसको टॉप से डाउन की तरफ पुश होना चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, अच्छा, एक फंड्स एलोकेट होने चाहिए। अली साहब, आपकी जो आप काम कर रहे हैं दिस इज़ वेरी गुड, बट जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं ना, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब फॉरेनर्स आते हैं और आप जब टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि पब्लिक वॉशरूम्स इस तरह से नहीं है। चाहे आप इसको रिकमेंडेशंस में दें कि वो पैसे के लिए पैसे लेकर पब्लिक वॉशरूम साफ़ सुथरे कोई यूज़ करना चाहे तो कर दे, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो ज़रूर दीजिएगा ताकि एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट भी आए और पब्लिक वॉशरूम चाहे आवाम 20 रुपये 50 रुपये की टिकट हो जाए, बट एटलीस्ट साफ़ सुथरे ऐसे टॉयलेट्स हो ताकि हमारे फॉरेनर्स जब आते हैं वो एटलीस्ट उनको एक अच्छा एक साफ सुथरा इमेज मिले। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर वॉशरूम्स की हालत इतनी ख़राब होती है कि दैट इज़ मच डिस्गस्टिंग। बिल्कुल, आपकी 100% की बात एक नेसेसिटी है और ज़रूरी हमारे पास होनी चाहिए। मैं कश्मीर की हद तक आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने हर 15 किलोमीटर के ऊपर एक टक शॉप बनाई हुई है जिसमें वॉशरूम भी है और एक छोटी सी टक शॉप भी है। अनफॉर्चुनेट बनाई गई है लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है अभी। Oh my God. ये भी एक ऐसी चीज भी डिस्कवर्ड लास्ट ईयर के ये चीजें बनी और अब वो अगर आप मूव अराउंड करेंगे बोर्ड भी लगा हुआ है कि टक शॉप बगैर वॉशरूम बंद है और वो यूजेबल नहीं है। हम खुद भी लास्ट ईयर हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम गवर्नमेंट से ये चीजें लेके इसको ऑपरेशनल करें और फिर इट क्रिएट रेवेन्यू ना। आप अगर किसी बंदे को वहां पे बिठा देते हैं, इट्स अ स्मॉल टक शॉप जहाँ पे आपको पानी, चिप्स, बिस्किट्स ऑब्वियसली अवेलेबल है और साथ ही एक साफ सा वॉशरूम है, विच आपने जैसे कहा कि बिल्कुल पीपल आर रेडी टू पे फॉर द सर्विस कि अगर वो उस क्वालिटी की आप प्रोवाइड करें। यकीनन ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो टूरिज़्म है, जो सयाहत है, वो फले फूले। बहुत शुक्रिया अली शौकत साहब। अच्छा, सयाहत पर तो बात कर ली है, अब रेलवे की बात करते हैं। महकमा रेलवे हमारा, इससे पहले हमने देखा था कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वज़ीर जो रेलवे हैं, हमने देखा कि उनके टाइम में रेलवे बहुत बेहतर हुई। वरना आपको वो टाइम याद होगा जब वो ब्लोर साहब वज़ीर रेलवे थे और वो टाइम था कि जब रेलवे हमारे बिल्कुल उसका भट्टा बैठ चुका था। टाइमिंग के बहुत ज़्यादा मसले थे कि सुबह अगर 9 बजे ट्रेन ने रवाना होना है तो रात के 9 बज जाते थे। एक दफ़ा फिर से अब ये सामने आ रही हैं बातें कि रेलवे जो है इंतहाई खसारे में हमारी जा रही है, माली बहरान का शिकार है। मुलाजमीन को 2-2 3-3 माह से नहीं मिली हैं, मई की तनख्वाहें उन्हें नहीं मिली हैं और उनसे प्रॉमिस ये किया गया था कि आपको तनख्वाह भी मिलेगी, आपको एडवांस भी मिलेगा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये देखिए कि एडवांस क्या मिलना है, वहाँ पर तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनके एडहॉक अलाउंसेस हैं वो नहीं अदा किए जा रहे हैं और फिर आगे बड़ी ईद आने वाली है और यहाँ पर जब ट्रेन्स चलती हैं, एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलाई जाती हैं कि जो लोग भी प्यारे अपने शहरों में जाना चाहते हैं वापस वो जा सकते हैं। तो जब इन वर्कर्स ने एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी होती है, इन्हीं लोगों को जब तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, इनके बेसिक अलाउंस नहीं मिलेंगे, इनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, तो वो फिर किस तरह से अपनी ड्यूटी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, वज़ीर साहब एडवांस सैलरीज की बात कर रहे थे, आप उनकी सैलरीज एडवांस ना दें, लेकिन कम से कम जो माहाना बेसिस पे सैलरी है उसको तो मेक श्योर करें टाइम पर दें। अब जब आप वर्कर्स को सैलरी नहीं देंगे टाइम पर तो वो कैसे परफॉर्म कर सकेंगे, कैसे रेलवे का निज़ाम बेहतर होगा। और दुनिया की ट्रांसपोर्ट आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई है, हम अभी इसी तनख्वाहों के झंझट से बाहर नहीं निकले हैं।
दुनिया चांद पर कमंदे डाल रही है और क्या कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क की गंगा ही बिल्कुल उल्टी बहती है। हमने वो जो अंग्रेज़ों के दौर की पटरियां डली हैं ना, जो वो डाल के हमें दे गए हैं, हम उसी पर हैं। दुनिया बुलेट ट्रेन पर चली गई है कि घंटों का सफ़र सिर्फ सेकंड्स में हो रहा है। 5 मिनट के अंदर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। बुलेट ट्रेन इतनी फास्ट है और हम लोग वही रेल की और पटरियों हमारी जो पर ट्रेन का जो एक्चुअल टाइम था उससे भी हम कम आ गए हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है पटरी पे चलती चलती कभी इंजन नीचे आ जाता है, कभी कुछ आता है, बेशुमार ऐसी चीज़ें। लेकिन अब इस तमाम तर बहरान के बाद जो रेलवे की एक फ्रेम यूनियन है उसने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि जब तक वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी हम अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। तो जनाब ये था रेलवे का नोहा जो हमने आपसे शेयर किया। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और अब कुछ बात करेंगे माहौलियाती तब्दीली की, क्लाइमेट चेंज की। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनमें क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। मौसमी तगय्युरात जो हैं बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में सर फहरिस्त आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। और इसीलिए इस साल KPK के कुछ हिस्सों को वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, ताकि क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने का खदशा है, जिसके बायस ग्लेशियर्स जो है बड़ी तादाद में मेल्ट होंगे, पिघलेंगे और सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। 75% स्पीडी जो ग्लेशियर्स पिघलने का अमल है ना वो शुरू हो चुका है। अभी जो शहबाज शरीफ पेरिस में मौजूद हैं उन्होंने इस मसले को वहाँ पर भी हाईलाइट किया है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं। तजुर्बात जो करते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ करते हैं। अगर कहीं पर इस किस्म की जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो होता है वो सब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ करते हैं और उसका खमियाजा भुगतना किसे पड़ता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को करना पड़ता है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पाकिस्तान, जैसे आपने बताया कि ग्लेशियर्स की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ पर ग्लेशियर्स हमारे पिघल के जो है वो नीचे आ रहे हैं। और एक रिपोर्ट में तो ये बता रहे हैं कि आने वाली कुछ दहाइयों तक 2 अरब से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि साफ़ पानी से महरूम हो जाएंगे। साफ़ पानी से महरूम होंगे। और दुनिया भर में इस वक्त जिस मामले पे संगीनी का सबसे ज़्यादा खदशा है वो माहौलियाती तब्दीली है। पूरी दुनिया को मिलकर इसे निबरदाजमा होना होगा। और फिर प्री मानसून सीजन जब स्टार्ट होगा तो बारिशें भी होंगी। इसी पर बात करने के लिए एजाज अहमद साहब माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद साहब आपके वक्त का। एजाज साहब, अलर्ट तो हर साल जारी होता है और जिस तरह बड़ी तादाद में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इस साल के हवाले से सर ये बताइएगा, KPK के खासतौर कुछ एरियाज में कहा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खदशा है तूग़यानी का, सैलाब का। क्या हालात देख रहे हैं सर मुस्तकबिल के आप? जी, पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि काफ़ी जो है मुश्किल से रब्ता हो सका। बहरहाल जो प्रिडिक्शंस हैं वो तो यही कहती हैं कि जी चूँकि हीट वेव जो है वो ऑलरेडी काफ़ी पीक पे है और ये हीट वेव जो है ना सिर्फ ये कि ये पंजाब में है बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये तकरीबन जो है वो मुतासर कर रही है। और उस हवाले से अगर हम देखें तो जो हमारे जिस तरह आपने अभी कहा कि जो ग्लेशियर्स हैं सबसे पहले वहाँ से मेल्टिंग शुरू होती है और जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो भी गाये बगाए वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो उस हवाले से हालात ये बताते हैं कि ना सिर्फ ये कि KP बल्कि जो हमारे नॉर्दर्न गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वो भी मुतासर होने का खदशा है। अच्छी बात जो मैं समझता हूँ ये है कि पिछले दिनों जो साइक्लोन आया था उसमें भी हमने देखा कि इवैक्यूएशन प्लान पहले से जो है वो गवर्नमेंट ने तैयार किया। उसके साथ साथ जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो बड़े इफेक्टिवली इस बार इस्तेमाल हुए कि ये जो बैपर जॉय जो सैलाब आया था, जो साइक्लोन आया था, उसमें जो है मोर्टेलिटी ना होने के बिल्कुल नहीं हुई। तो ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ को नुकसान जो है उसका अंदेशा यही है कि कम से कम होगा और ना होने के बराबर होगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी है, जो जंगलात हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें ज़रूर जो है वो काफ़ी तबाही का अंदेशा है। नेचर डिस्ट्रॉय होता है बट सर जानी नुकसान जो है वो तो किसी भी सूरत उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता है। माली नुकसान को तो किया जा सकता है बट सर अभी अलार्मिंग सिचुएशन है क्या? अभी प्री मानसून सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, तब भी बारिशें होंगी। उसके बाद ये जो कहा जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीलों की वजह से क्लाउड बर्स्ट का ख़तरा है, फिर हमारे ग्लेशियर्स बड़े स्पीडी पिघल रहे हैं।
तो आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा इक़दामात सकता क्या है? करने होंगे, एग्जैक्टली ये देखें, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी और वो हो रही है। हमारे यहाँ जो अगर देखें ग्लेशियर की तादाद हजारों में है, और जिस तरह जो कहा यही जाता है कि दुनिया भर में अगर जो जनूब कुतुब जनूबी और शुमाली के बाद जो है जो बर्फ का सबसे बड़ा जखीरा पाकिस्तान में ही मौजूद है। और वो 7000 से ज्यादा जो ग्लेशियर्स हैं, और उसमें तकरीबन 3000 ऐसे वो लेक्स बनती हैं जो उन ग्लेशियर के मेल्ट होने से कि जो कि खदशा जो है वो होता है कि वो कम्युनिटी जो नीचे रहती हैं उनके ऊपर वो असरअंदाज हो सके। तो उस हवाले से गो के जो बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो अपने तौर पर कम्युनिटीज़ के साथ मिलके इवैक्यूएशन प्लान बनाते हैं। वहाँ पे उनके पास ये जो आगही होती है जो थ्रू मेट डिपार्टमेंट या थ्रू NDMA या PDMA या लोकल जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, वो उन तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती हैं और फिर उसके बाद लोगों को एवैक्यूएट किया जाता है। राइट सर, टाइम बड़ा शॉर्ट है। मैं जानना चाहूँगी आपसे मजीद कि अब अगर ग्लेशियर्स हैं, अगर तो हम जो नीचे आबादियां हैं उनको बचाने के लिए उनको वहाँ से फौरी तौर पर मूव करवा देते हैं, बट ये जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है जो ग्लेशियर्स पिघलने की सूरत में आता है, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको इस्तेमाल में लेकर आए? ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमारे यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो ना होने के बराबर है। दुनिया भर में जहाँ पे साल की बात नहीं करते, वो सालों की बात करते हैं कि 2 साल का जखीरा हो, 1 साल का जखीरा हो। हमारे यहाँ हार्डली 3 महीने भी जो है हमारे पास वो स्टोरेज नहीं है। तो वो बिल्कुल आपकी बात वजह है कि जो स्टोरेज है, इसको ये जो पानी है जो कि मीठा पानी है, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है, इसकी स्टोरेज जब तक नहीं होगी ये पानी जाया होगा, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। और हम वैसे ही जो है बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ड्राउट जो है वो उस की सूरत में हमें और नुकसान हो सकता है। तो वो पानी जो कि ज़ाया होता है उसको हम इस्तेमाल के काबिल ला सकते हैं बाय इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। राइट, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। डॉक्टर एजाज अहमद मौजूद थे। और ये क्लाइमेट चेंज के बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स को भी हम किसी तरीके से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं विद द राइट पॉलिसीज। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते मंडे। यस, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।